हमारे टीयर 1 की परीक्षा में अब लगभग 20 दिन बाकी रह गए हैं। 13, 14 और 21 दिसंबर को ईएमआरएस टीयर 1 की परीक्षा प्रस्तावित है और इसका एडमिट कार्ड भी आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने के लिए मिल जाएगा। इस टीयर 1 परीक्षा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आइए। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ईएमआरएस क्लासेस 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है और इस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद अगर आपने बाकी क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं और लगातार आपकी परीक्षा तक हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और वो क्लासेस मिलेंगी, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अभी तक आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी पुरानी क्लासेस को भी देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं, पिछली क्लास में मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करवा दिया था लेकिन वहां पे पीडीएफ या फिर बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो पा रहा। तो आप लोग रोजगार विद अभिनव करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लासेस की पीडीएफ, बुक्स की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स, नोट, लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ क्लासेस की इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा। तो इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जिनके आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 1-2 दिन के अंदर हम आईसीटी की एक बहुत बड़ी मैराथन भी लेके आने वाले हैं जिसमें 3 से 4 घंटे में कंप्लीट आईसीटी आप लोगों की कराई जाएगी। तो उस क्लास को भी जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा। पहले हम इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस इससे बाहर आएगा ही नहीं। जो भी प्रश्न आएंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसी से आपके प्रश्न जो है यहाँ पे आने वाले हैं। सभी सिलेबस को कवर करते हुए हमारे प्रश्न रहने वाले हैं। पहले हम थोड़ी जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, फिर हम करंट अफेयर की तरफ भी यहाँ पर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? आपको पता है कि अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थी प्राचीन काल की, जिनको बाद में तालिबान ने तोड़ दिया था। तो जो बामियान बुद्ध की मूर्तियां थी उनको भारतीय कला की किस शैली में तराशा गया था, वो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली या फिर सारनाथ शैली। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जो शैली वहां पर यूज की गई है वो गांधार शैली है। बामियान में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनाई गई थी, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह मूर्तियां लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं में बहुत लंबे समय तक यह सबसे ऊंची प्रतिमाएं रही हैं। यह अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थी जिसको 2001 में तालिबान ने तोड़ दिया था। बारूद के जरिए तालिबान ने तोड़ दिया था, अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के कारण, अपनी मूर्खता का परिचय दिया था। उससे उनके टूरिस्ट इन्वायरमेंट पे कितना असर पड़ा ये वो लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया और ये विश्व धरोहर को नष्ट कर दिया। ये मूर्तियां भारतीय कला की गंधार शैली की कलाकृति थी, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रश्न पूछता है किस शैली में बनाई गई थी तो गांधार शैली में बनाई गई थी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम शैलियों के बारे में समझते हैं। जो गांधार शैली है इसको कुषाण काल का माना जाता है, विशेषकर जो कुषाण का सबसे महान राजा था, जो कुषाण साम्राज्य का सबसे महान राजा था कनिष्क, उसके टाइम पे शैली सबसे ज्यादा विकसित हुई। और वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तक्षशिला, पेशावर इन इलाकों में यह शैली जो है काफी उस समय विकसित रही थी। इसमें जो मुख्य विशेषताएं थी, यूनानी रोमन कला का प्रभाव इस पे था। यथार्थवाद, मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट दिखती थी। बुद्ध पहली बार मानव रूप में बड़े आकार में यहाँ पर इस शैली में दिखाए गए थे। और जो मेन पत्थर यूज होता था, ग्रे स्टोन यूज होता था। इसके साथ साथ अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो भगवान बुद्ध की गांधार की मूर्तियां इस शैली में हैं। हेलोनिस्ट प्रभाव, वेवी हेयर, घुंघराले बाल, ये सब इस जो है इसके प्रमुख जो है वो प्रभाव रहते थे। अमरावती की जो शैली है ये सातवाहन व इच्छावाकु काल की है। आंध्र प्रदेश स्पेशली अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा में इसका प्रभाव दिखता है। अत्यधिक सजावट, भावपूर्ण चेहरे, बारीक नक्काशी, कथात्मक दृश्य जो है इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। संगमरमर
समान सफेद चूना पत्थर जो है यहाँ पर सामग्री यूज की गई है। अमरावती में जो बौद्ध स्तूप है, जातक कथाओं के दृश्य हैं, वो इसका जो है उदाहरण है। मथुरा की जो शैली है ये भी कुषाण जो गुप्त काल की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास जो है इसके स्थान है, प्रमाण मिले हैं। मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे मजबूत गोल मटोल मूर्तियां, कठोरता, कम चक्र धारण बुद्ध और राष्ट्रीयता की झलक जो है इन जो है वो शैली में दिखती है। और जो सामग्री उपयोग की गई है, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध जैन तीर्थकार यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो मिली हैं वो इस शैली की प्रमुख उदाहरण है। सारनाथ की जो शैली है ये गुप्त काल की मानी जाती है, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। सारनाथ वाराणसी के पास जगह है जहां पर इसका विशेष स्थान है। अत्यंत शांत, सौम्य अभिव्यक्ति, भावपूर्ण कला और आध्यात्मिक का उच्च स्तर इस शैली में देखने को मिलता है। चिकना बलुआ पत्थर जो है सामग्री यहाँ पर जो है इस्तेमाल की गई है। धम्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध वाला जो भगवान बुद्ध की चित्र मिला है, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, वो इस सारनाथ बुद्ध जो वाली प्रतिमा है वो इस शैली का प्रमुख उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रमुख शैलियों के बारे में बता दिया कि वो किस काल की हैं, क्या सामग्री यूज की गई है, उनकी प्रमुख विशेषताएं और उदाहरण क्या है, साथ ही साथ उसमें सामग्री भी क्या यूज की गई है। इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो बामियान के बुद्ध थे उनके बारे में, तो बामियान घाटी जो अभी अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास मध्य अफगानिस्तान में यह मूर्तियां बनाई गई थी। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है कि इसको बनाया गया था। इसके निर्माता कुषाण साम्राज्य के लोग थे, कुषाण साम्राज्य के शासक थे, और बाद में हेफ्थलाइट शासकों ने इसका संरक्षण किया। गांधार कैली कला जो है इसकी शैली है। और अगर हम बात करें तो 2 प्रतिमाएं थी वहां भगवान बुद्ध की। एक प्रतिमा 55 मीटर की थी और दूसरी प्रतिमा 38 मीटर की थी, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। धार्मिक महत्व बोले तो एक इंपॉर्टेंट बौद्ध तीर्थ स्थल था। इसके साथ साथ रेशम मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र था, जो सिल्क रूट था उस पर एक प्रमुख केंद्र था, एक प्रमुख लैंडमार्क था। 2001 में तालिबान ने विस्फोटों से इसको नष्ट कर दिया। तालिबान द्वारा मूर्ति विरोधी धार्मिक नीति इसका कारण थी। तालिबान चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध होता है, तो इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए तालिबान ने इसको नष्ट कर दिया था। सामग्री की अगर हम बात करें तो पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और मिट्टी और घास से सजावट की गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, यूनेस्को ने इसको बामियान वैली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 2003 में। डेंजर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इसको पुनः निर्माण का प्रयास किया गया। जापान, जर्मनी, यूनेस्को द्वारा इसको 3D प्रोजेक्शन से पुनः निर्माण करने का भी प्रयास किया गया। अगर हम विशेष तथ्यों की बात करें तो मूर्तियों पहले स्टूको प्लास्टर से ढकी थी और रंगीन पेंट से रंगी हुई थी, यानी कि बहुत पहले बहुत सुंदर तरीके से रंगाई पुताई करके इसको प्रॉपर कलाकृति में बनाया गया था। बाद में धीरे धीरे समय के साथ वो नष्ट हुई और बाद में तालिबान ने उसको नष्ट कर दिया। तो ये प्रमुख चीजें हैं। ये बामियान की मूर्तियां थी जो अभी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं थी जो बामियान घाटी अफगानिस्तान में स्थित थी। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद काल आता है, वह किस काल युग में स्थापित हुआ? मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो महाजनपद काल था वह किस युग में स्थापित हुआ था, यह प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लग रही है हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो महाजनपद काल था वहां पे लोहे का उपयोग शुरू हो चुका था और यह एक लौह युग था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुआ था। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयां थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लौह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में शुरू कर दिया था। लोहे का उपयोग बनाना शुरू कर दिया था, उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे, हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। इसीलिए इस काल को लौह युग भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो महाजनपद काल है इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। इसका जो समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। कुल जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी। कुल 16 महाजनपद थे। और अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी भारत में गंगा यमुना का जो दुआब वाला क्षेत्र है वहां पर
पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, कश्मीर में और अफगानिस्तान तक ये जो महाजनपद हैं वो फैले हुए थे। अगर महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो लोहे का उपयोग कृषि कार्य के उपकरण एवं हथियार बनाने में शुरू हो चुका था। यहाँ पे शहरीकरण देखने को मिलता है। शहरीकरण के बारे में जानकारी मिलती है कि शहरों का एक तरीके से प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस शुरू हो गया था। व्यापार करने के तरीके में वृद्धि आई थी। जो शासन प्रणाली थी वहां पे कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र भी थे जिनको संघ कहा जाता था। कुछ जगहों पर गणतंत्र की भी व्यवस्था थी जिनको संघ कहा जाता था। जो राजतंत्रीय महाजनपद थे उसमें प्रमुख थे मगध, काशी, कौशल और अवंती। वहीं जो गणतंत्रीय प्रमुख राज्य थे, महाजनपद थे, उसमें वजी, मल, शाक्य और कोलिय ये प्रमुख गणतंत्रीय राज्य थे। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। धार्मिक विकास की बात करें तो बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का विकास भी इसी काल में हुआ है। महाजनपद काल में ही बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध और महावीर जी जो थे वो दोनों समकालीन थे। इसके साथ साथ अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो अंगुत्तर निकाय, महावग, महापरिनिर्वाण सूत्र और जैन भगवती सूत्र साहित्यिक यहाँ पे स्रोत हैं। सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली महाजनपद वहां पे उस समय कौन था? तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो बाद में उभर कर आया। अंत में विजेता के रूप में भी इसका उभार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुद्ध ने ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था? कुशीनारा में, बोध गया में, सारनाथ में या फिर पावपुरी में? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों जब आप सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुशीनारा, जिसको आज के समय में कुशीनगर कहा जाता है, यहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। लेकिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप आधुनिक फल्गु नदी के तट पर, उस समय उस नदी को निरंजना कहा जाता था, आज के समय में जो फल्गु नदी है उसके तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनको महानिर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। उनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। उनके गृह त्याग करने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के नाम से उनके गृह त्याग करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कि आज के कुशीनगर में उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? अभी हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। भगवान बुद्ध के समय में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य स्थित थे? ऑप्शन है 10, 12, 16 या फिर 14। अभी हमने थोड़े समय पहले इस प्रश्न को डिस्कस किया था। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन समय में 16 महाजनपद स्थित थे और वो भगवान बुद्ध के समय प्राचीन भारत में स्थित थे। 6वीं ईसा शताब्दी पूर्व दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के विषय में वर्णन मिलता है। यानी कि स्रोत क्या है? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। वाराणसी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी काशी थी। अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। कौशल महाजनपद की राजधानी सारस्वती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज, आज का राजगृह जो है वो इसकी राजधानी थी। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या फिर कुशीनारा उस समय कहा जाता था वो थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी।
अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या फिर पोटली थी। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों का विवरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से आदमकद दुर्लभ प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। ये कहां पर मिली है, किस राज्य में मिली है, वो आपको बताना है। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक राज्य में बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। वो मूर्ति किस राज्य से मिली है, तेलंगाना से, असम से, छत्तीसगढ़ से या फिर बिहार से? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लग रही है बताते चलिएगा। देखिए, आपकी जो परीक्षा है ये हमारे टीयर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। समय निश्चित रूप से कम बचा हुआ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। एडमिट कार्ड को लेकर कई लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड आपको दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो आपको एग्जाम सिटी के बारे में भी विधिवत जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तेलंगाना राज्य में यह आदमकद प्लास्टर की मूर्ति मिली है, 2019 में मिली थी। 2019 में जब पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फनीगिरी में एक बौद्ध स्थल की खुदाई कर रहे थे, तो वहां से उनको एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे इच्छावाकु वंश के शासन के दौरान फनीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। और यह मूर्ति आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। कहां से मिली है? तेलंगाना के सूर्यापेट के फनीगिरी में एक बौद्ध स्थल से खुदाई के दौरान मिली है। लगभग 1700 साल पहले की यह मूर्ति मानी जा रही है, प्रतिमा मानी जा रही है, जिसको इच्छावाकु वंश के शासन के दौरान बनाया गया था, उसके कारीगरों ने बनाया था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे? बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे? मगध से, उज्जैन से, वजी से या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोनों किस महाजनपद से आते थे? क्या दोनों सेम महाजनपद से आते थे? तो नहीं, दोनों सेम महाजनपद से नहीं आते थे। जो महावीर जी थे वो वजी महाजनपद से आते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि महाजनपदों का हिस्सा नहीं था, 16 महाजनपदों का हिस्सा नहीं था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। महावीर स्वामी कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें जो अंतिम तीर्थकार थे, ये भगवान बुद्ध के ही समकालीन थे, इस चीज का भी आप जान दीजिएगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, जो वजी महाजनपद का हिस्सा था, वजी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध जी, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों एक ही महाजनपद से आते ही नहीं थे। जो हमारे महावीर स्वामी थे वो वजी महाजनपद में उनका जन्म हुआ था, वजी महाजनपद के अंतर्गत, और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो महाजनपद के जो साम्राज्य थे उसका हिस्सा था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? आपको पता है कि जब चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी, तो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान के बीच में। दोनों में सबसे ज्यादा बुनियादी अंतर क्या है? जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, देव एवं वेदियों की पूजा, या फिर अहिंसा पर बल? दोनों में ज्यादा अंतर किस बात पे है, ज्यादा मतभेद किस बात पे है, वो यहां पे प्रश्न पूछ रहा है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महायान और हीनयान के बीच में जो प्रमुख अंतर है, सर्वाधिक प्रमुख अंतर है, वो क्या है? प्रमुख नहीं, सर्वाधिक जो मेन अंतर है, बुनियादी अंतर है, वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देव एवं देवियों की पूजा जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश का शासक था, सबसे महान शासक कुषाण वंश का कनिष्क, उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला जो था उसको हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, यानी कि अपनी आस्था से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी शिक्षा से मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जबकि हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा पर भी विश्वास नहीं करते थे। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। वो कहते थे कि खुद से आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो भगवान बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए मूर्ति पूजा को शुरू कर दिए थे और मूर्ति पूजा करने लगे थे। इसलिए प्रमुख अंतर यही है कि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भगवान बुद्ध एक साधारण इंसान थे। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मानना था कि भगवान बुद्ध एक सामान्य इंसान से, साधारण इंसान थे, और उन्होंने अपने बल पर, अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति की। लेकिन जो महायान के लोग थे वो भगवान बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और साथ ही साथ उनकी मूर्ति की पूजा करना भी शुरू कर चुके थे। इनके अनुसार भगवान बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। ये मानना था महायान के लोगों का कि भगवान बुद्ध का जब महानिर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे तो इनका अगला जन्म भी होगा और वो उस जन्म में उनका नाम मैत्रेय के नाम से होगा। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह हीनयान और महायान में सबसे प्रमुख अंतर माना जाता है, सबसे मेन अंतर माना जाता है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पैगंबर माने जाते हैं, प्रचारक माने जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में, मदीना में, बगदाद में या फिर दौलताबाद में? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मक्का के अंदर। मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नाम की गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? हीरा नाम की गुफा में 610 ईस्वी में, जो कि मक्का के पास में ही स्थित है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर मोहम्मद पे जब काफी अत्याचार होने लगा तो उन्होंने मक्का से मदीना जाने का निर्णय लिया, और जो यात्रा उन्होंने की उसका इस्लाम धर्म में बहुत महत्व है। मक्का से मदीना जाने की उनकी जो यात्रा थी उसको हिजरत, बहुत बड़ी हिजरत माना जाता है इस्लाम के अंदर, और इसी से उनका जो इस्लामी कैलेंडर चलता है हिजरी संवत, इसी यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी उसी के साथ ही हिजरी संवत जो है वो शुरू कहलाता है। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समझते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद जी थे इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में, जो अब सऊदी अरब में स्थित है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। जन्म से पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया, यानी कि जब ये अपने माता के गर्भ में थे उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया, और जब ये मात्र 6 वर्ष की आयु में थे तब इनकी माता का भी देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण पहले इनके दादा, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था, उन्होंने किया, और फिर इनके चाचा अब्बू तालिब ने इनका जो है वो पालन पोषण किया। ये ईमानदार, सच्चे और विश्वसनीय व्यक्ति थे। उन्हें अल अमीन कहा जाता था, अल अमीन भी उनको कहा जाता था। उन्होंने व्यापार किया और विवाह खदीजा नाम की एक महिला से किया, जो मक्का की सम्मानित और धनी महिला थी। उनसे इनका विवाह जो है होता है। अगर इंसान इस्लाम के प्रचार की बात करें तो 40 वर्ष की उम्र में 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में उन्हें अल्लाह से पहली जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बार ज्ञान का दर्शन उनको जो है हीरा नाम की गुफा में हुआ। इसके बाद उन्होंने एक ईश्वरवाद, वन गॉड अल्लाह, मतलब एक ईश्वर है, इस जो है मान्यता को प्रचारित किया। मानव समानता का संदेश दिया कि सब लोग एक प्रकार हैं। इस्लाम धर्म के 5 मूल जो है सिद्धांत माने जाते हैं। एक ईश्वर में विश्वास करना, यानी कि ईश्वर एक है। नमाज पढ़ना, प्रतिदिन नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का एक प्रक्रिया माना जाता है। जकात करना, यानी कि साल में अपनी कमाई का एक हिस्सा दान कर देना, ये एक प्रमुख कार्य माना जाता है। रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना, ये एक प्रमुख कार्य माना जाता है। और अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करना, जो मक्का की यात्रा है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जहाँ पे वो मस्जिद स्थित है, मेन मस्जिद, मक्का की मस्जिद, वहाँ पे अपने जीवन में एक बार यात्रा करना, ये 5 जो है इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, जब वो मक्का से मदीना गए, उनके विरोधी कुरैश कबीले ने उनको बहुत सताया।
इस वजह से 622 ईस्वी में वो हिजरत करके मदीना चले गए। इस घटना से ही इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मदीना में उन्होंने इस्लामिक राज्य की स्थापना की और शांति, नैतिकता व भाईचारे की शिक्षा दी। विजय मक्का 630, शांति समझौते के बाद बिना रक्तपात के उन्होंने मक्का को भी जीत लिया, जिसपे कुरैश कबीले ने उनको वहां से हटा दिया था। लेकिन समझौते के साथ 630 ईस्वी में बिना लड़ाई लड़े उन्होंने मक्का को जीत लिया। उन्होंने सबको माफ कर दिया। यह इस्लाम में क्षमा और मानवता का महान उदाहरण माना जाता है। उन्होंने किसी से भी द्वेषपूर्ण भावना नहीं निभाई। 632 ईस्वी में मदीना में उनका निधन हो गया था। उन्हें मदीना की मस्जिद नबवी में दफनाया गया। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रमुख फैक्ट थे जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में थे। बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे, शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिंबिसार और अजात शत्रु किसके संरक्षक थे? ये दोनों कौन थे? तो यह दोनों जो थे यह हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के शासक थे, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था और अजात शत्रु हर्यक वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म का संरक्षक किया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार और अजात शत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा उसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी या गिरिब्रज, उसको गिरिब्रज कहा जाता था, अभी का राजगिरी है, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय ही आयोजित की गई थी। उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण भी कराया। राजगृह के स्तूप का निर्माण कराया जो बुद्ध के अवशेषों पर था। और इन दोनों लोगों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इसका जो है उदाहरण कहाँ मिलता है, इसकी स्रोत क्या है? तो विनय पिटक जो बौद्ध धर्म का, बौद्ध साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है, उससे यहाँ पर जानकारी जो है मिलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ या अशोक? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहिए या फिर पहला शासक कहिए वो था। इन्होंने 322 ईसा पूर्व के आसपास जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानी इलाकों को नियंत्रित करता था। इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको आज के पटना के नाम से जाना जाता है। इस काल के 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, इसका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अब ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछता है कि किस वंश को पराजित किया था, किस राजा को पराजित किया था और किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, चाणक्य अपने गुरु के सहायता से की थी, नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस चीज का आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं था? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन वह व्यक्ति था, कौन था जो राजा अशोक का पुत्र नहीं था? कुणाल, तिवाला, महिंद्रा या कैवल्य? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैवल्य राजा अशोक का पुत्र नहीं था। सम्राट, अब आपने हमेशा सुना होगा कि जब पढ़ा होगा, जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध से जब उन्होंने अपने आप को प्रेरणा ली अशोक ने और कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा कि अशोक ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चाहे बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनवाई थी, प्रतिमाएं बनाए थे, अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख छपवाए थे और साथ ही साथ अन्य देशों में प्रचार करने के लिए अपने दूतों को भेजा था।
तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सीलोन भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र तो उनका पुत्र था। इसके अलावा जो कुणाल था यह भी सम्राट अशोक का पुत्र था, जो रानी पद्मवती, सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। और तिवाला जो था यह सम्राट अशोक और रानी करुवावाकी का पुत्र था। लेकिन कैवल्य जो ऑप्शन दिया हुआ था यह सम्राट अशोक का पुत्र नहीं था। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, क्या ये सही है? दूसरा, अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये दो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि क्या केवल दूसरा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल पहला सही है, या ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। आपको सही उत्तर बताना है। पहला क्या है आपको बताना है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, क्या ये सही है या नहीं? और क्या अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के जरिए जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि जो मेगस्थनीज था यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद दोनों के बीच में संधि होती है। संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 200 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। साथ ही साथ मेगस्थनीज नाम के एक दूत को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। साथ ही साथ अशोक के बारे में आपको पता है कि अशोक ने ही शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेखों की शुरुआत की और अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। तो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन यहां पर सही है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समझते हैं। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, उसके बारे में आपको पता है, मैंने बता दिया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था जब पराजित हुए थे सेल्यूकस निकेटर। यह यूनान का निवासी था, यूनान देश का निवासी था और इसने इंडिका नाम की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य समाज की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, उस सब के बारे में इस किताब के माध्यम से यहाँ पर जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। इन 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसको ट्रांसलेट किसने किया था अशोक के अभिलेख को? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा 1837 में। इसी के बाद अशोक के बाकी अभिलेखों को भी डिकोड किया जा सका और इस चीज को पढ़ा जा सका। तो इस प्रश्न के लिए दोनों ही उत्तर सही हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। और अशोक वो पहला शासक था जिसने अभिलेखों के जरिए अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला, कहा जाता था? यह आपको बताना है कि यूनानियों के द्वारा वह कौन सा भारतीय राजा था जिसको अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला, कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, दशरथ को, बिंदुसार को और अशोक को। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वह कौन सा भारतीय राजा था जिसको यूनानी अमित्रघात या फिर अमित्रोचेटस कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और 298 से 272 ईसा पूर्व जो है यह इसकी गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो क्षेत्रों पर कब्जा किया था, जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, उसको यथावत बनाए रखने में इसने सफलता प्राप्त की। और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का एक दूत भी आया था जो यूनान देश का निवासी था। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक इस साम्राज्य का, इस शासन का, इस वंश का सबसे महान शासक था।
इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। बिंदुसार को पिता का पुत्र या फिर पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह महान चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और महान अशोक का पिता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न में से किन अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? 5वें अभिलेख में, 7वें अभिलेख में, 6वें अभिलेख में या फिर 10वें अभिलेख में? आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों में धर्म महापात्रों का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि वो क्या कार्य करते थे। इसका उल्लेख किस शिलालेख में है ये पूछ रहा है, 5वें में, 7वें में, 6वें में या 10वें में? अब ऑप्शन दिया है पहले में और तीसरे में। पहला ऑप्शन कह रहा है पहले और तीसरे में, यानी कि 5वें और 6वें में। दूसरा कह रहा है पहले और दूसरे और तीसरे में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, सी कह रहा है कि दूसरे में, तीसरे में या दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में या पहले में, या डी कह रहा है पहले में या दूसरे में। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक के किन अभिलेखों में धर्म महापात्र जो थे उनके कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5वें में और 6वें में, 5वें और 6वें शिलालेख में धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पे धर्म महापात्र कौन थे? या सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए उच्च स्तरीय अधिकारी थे। एक उच्च स्तर के अधिकारी होते थे जिनका मुख्य काम था धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना और प्रसार करना, यानी कि जो नैतिक नियम है, धम्म के नियम बनाए थे अशोक ने, उनका प्रचार प्रसार करना इनका प्रमुख कार्य था। वे जनता के कल्याण, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और लोगों के बीच सद्भाव और करुणा फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अशोक के जो शिलालेख नंबर 5 और 6 है, 5वें और 6ठे शिलालेख में धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में ईस्वी में हुई थी। टी फैंथेलर ने इसकी खोज की थी सबसे पहले, और सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अशोक के जो शिलालेख हैं वो शिलाओं पे मिले हैं, शिला पे लिखे हुए यानी कि पत्थरों पर लिखे हुए लेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं यानी कि पिलर्स पे लिखे हुए लेख मिले हैं, और गुहा लेख यानी कि गुफाओं में लिखे हुए लेख भी मिले हैं। जो शिला लेख हैं उनकी कुल संख्या 14 है। जो शिलाओं पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं 14 शिलालेख अभी तक यहाँ पे अशोक के प्राप्त हुए हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक सारांश का यहाँ पर विवरण चल रहा है। एक किताब में लिखी गई एक वक्तव्य का वर्णन चल रहा है और आपको बताना है कि यह किस शहर के बारे में वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न पहले देखिए, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान के बारे में बताया जा रहा है, किस स्थान का वर्णन किया जा रहा है? तक्षशिला का, कौशल का, पाटलिपुत्र का या उज्जैनी का? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह विवरण किस चीज का किया जा रहा है, किस शहर का किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रसिद्ध किताब, प्राचीन और प्रसिद्ध किताब में यह विवरण लिखा हुआ है और यह विवरण ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र का किया जा रहा है। और यह विवरण जो है, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये मेगस्थनीज द्वारा लिखी इंडिका पुस्तक में कही जा रही हैं और इसमें पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने यह पुस्तक लिखी थी। इंडिका मैंने आपको बताया वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो जो है राजदूत बनकर आया था और इसकी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो विवरण मिल रहा है पाटलिपुत्र शहर का, ये मेगस्थनीज की किताब इंडिका में मिल रहा है, जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने ही इंडिका नाम की ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का कौन था? अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था या अशोक का दादा था? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का क्या लगता था? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भैया मत भूलिएगा, वहीं पे सारे अपडेट आपको दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोजगार विद अभिनव के नाम से ये टेलीग्राम जो है बना हुआ है। तो अशोक का क्या लगता था चंद्रगुप्त मौर्य? तो अशोक का दादा लगता था। अशोक का दादा लगता था। अशोक के बेटे का नाम था बिंदुसार
और बिंदुसार के बेटे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक का दादा लगता था। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता कहा जाता है और अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? चोल वंश के, चेर वंश के, पांड्य वंश के या सातवाहन वंश के? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गौतम पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे और सातवाहन वंश एक महान साम्राज्य था, महान जो है वंश था और गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। इनकी माता बालाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण यूं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के भी नाम से जाना जाता है। 60 ईस्वी से 230 ईस्वी पूर्व तक इस वंश की स्थापना मानी जाती है। इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। यह भी माना जाता है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे और इनकी राजधानी जो थी वर्तमान में महाराष्ट्र में है, उस समय प्रतिष्ठान के नाम से उसको जाना जाता था, जो भी इस समय में मौजूदा समय में महाराष्ट्र के अंदर है। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की स्थापना राजा सिमुक ने की थी लगभग 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक। राजधानी कहां पर थी? प्रतिष्ठान नाम की जगह पर थी, जिसको आज के समय में पैठण कहा जाता है और यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आज के समय में महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और विजया सातकर्णी इस वंश के प्रमुख शासक थे। सांस्कृतिक योगदानों की बात करें तो इनके जो शासक थे, इन्होंने चित्रों वाले सिक्के जारी किए थे। शासकों के चित्रों वाले सिक्के इन्होंने जारी किए थे। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की, जिसका उल्लेख नाना घाट अभिलेख में मिलता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अमरावती और कार्ली चैत्य जैसे उत्कृष्ट स्थापत्य शैलियों को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो समाज में पितृस्थात्मक व्यवस्था थी, लेकिन कुछ प्रथाओं में मातृस्थात्मक प्रभाव भी था। जैसे शासकों के नाम के साथ माँ का नाम जोड़ना उदाहरण है कि मातृ व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके नाम के साथ इनके माता का नाम जोड़ा हुआ है। धर्म की अगर बात करें तो यह लोग हिंदू धर्म का पालन करते थे और उन्होंने वैदिक यज्ञों और वैष्णव देवताओं की पूजा को बढ़ावा दिया। साथ ही बौद्ध धर्म को भी इन लोगों ने संरक्षण किया। अगर पतन की बात करें तो कमजोर उत्तराधिकारियों और सामंतों का उदय होने के कारण यह साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपनी पतन की तरफ बढ़ गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? जो महान शासक कनिष्क थे, अभी हमने कई बार जिक्र किया है, तो आप लोग जरूर इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। वो किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से, कण्व वंश से, शुंग वंश से या फिर मौर्य वंश से? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महान राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडिफिसेस को माना जाता है। कनिष्क ने 18 ईस्वी में शक संवत को चलाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुंडलवट कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, जो चतुर्बौद्ध संगति थी। किस लिए प्रसिद्ध है? इसी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान, जिसके बारे में अभी पहले हमने जिक्र किया। यह कनिष्क के कालीन की एक स्वर्ण मुद्रा है, जो इसमें ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, इस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क इसका नाम था, कुषाण साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इसका जो शासनकाल माना जाता है 127 से 150 ईस्वी अनुमानित है। इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र और काबुल क्षेत्र में प्रभावी केंद्र इसने बना रखे थे। धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का समर्थक करता था और धार्मिक सहिष्णुता थी इसके अंदर, धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। धार्मिक योगदान की बात करें तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन इसने कराया।
बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर कराया। सिक्कों पर चित्र, इसके सिक्कों पर चित्र मिलते हैं बौद्ध, हिंदू और जारूथ्रियन देवता के। इससे पता चलता है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अगर व्यापार की बात करें तो सिल्क रोड जो है वो इसी के टाइम पर विकसित हुआ। सबसे ज्यादा बढ़ावा जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, उसको कनिष्क के शासन काल में ही देखने को मिला। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म का इसने प्रचार किया। कला और स्थापत्य में उन्नति इसके शासनकाल में देखने को मिलती है। मुख्य उपलब्धि की बात करें तो कुषाण साम्राज्य को अपने शासन के दौरान चरम पर पहुंचाने का काम कनिष्क ने किया, इसीलिए इसको कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था जिसने बुद्ध चरित की रचना की थी? अश्वघोष एक बहुत महान साहित्यकार थे, कवि थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। वो किसके शासनकाल में थे, किस राजा के शासनकाल में थे? राजा कनिष्क के, बाबर के, विक्रमादित्य के या अशोक के? ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वो राजा कनिष्क के, कुषाण नरेश राजा कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि थे, दार्शनिक थे और उनके राज्य कवि भी थे। उनके द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं, बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य जो कृतियां हैं, सौंदर्य नंद काव्यम और सारी पुत्र प्रकरणम इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। बुद्ध चरित्रम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये राजा कनिष्क के जो कुषाण वंश के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे, राजकवि थे और दार्शनिक थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कनिष्क महान, जो ये देखिए दूसरी बार ये प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, कनिष्क महान किस राजवंश के सम्राट थे? उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन किया था। ये प्रश्न दूसरी बार पूछ लिया है। वो कुषाण वंश के राजा थे, हम अभी पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने इसका अध्ययन किया है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात थे। कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इस शैली को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मथुरा शैली में अनेक स्तूप मूर्तियों का निर्माण भी इनके शासनकाल में हुआ। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पवन का वेग कम होने से क्या होता है? थोड़ा सा जियोग्राफी के प्रश्न आ गए हैं। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रहता है या वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर थोड़ा कम होता है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब पवन का वेग कम होता है तो वायु के दाब पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न में आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी पवन का वेग कम होगा तो वायु का दाब जो है वो बढ़ जाएगा और जब भी पवन का वेग ज्यादा होगा तो वायु का जो दाब है वो कम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए एक पानी की टंकी है और उस टंकी से पानी तेजी से निकल रहा है, तो जो दबाव होगा वो कम होगा उस पर, यानी कि जब वो प्रभाव तेज होगा तो दबाव कम होगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे निकल रहा है तो निकलने वाली जगह पे दाब ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। यही चीज पवन पे लागू होती है। पवन का जो वेग है कम होता है तो वायु का दाब बढ़ जाता है और ज्यादा होता है तो वायु का दाब कम हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। यानी कि दो हैं, अब बताना है पहला सही है दूसरा सही है, वो सारी चीजें हैं। पहला, गतिशील पवन को वायु कहते हैं। पवन को का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। अब ये दो चीज आपको पढ़नी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को पढ़ा है। देखिए, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ता तो नहीं है, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। गतिशील पवन को वायु कहते हैं, गतिशील पवन को वायु नहीं कहते हैं, तो यह भी गलत हो गया।
तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर से जो वायु की गति होती है उसको पवन कहते हैं। और पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है, ना कि बढ़ता है। इस चीज को अभी हमने पढ़ा था, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही ऑप्शन यहां पर गलत थे। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। अतः दोनों ही कथन जो है यहां पर गलत हैं। ना तो गतिशील पवन को वायु कहते हैं और ना ही पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभीष्ट है? यानी कि वायुयान में, वायुमंडल में आपको पता है कि कई सारी परतें होती हैं। कौन सी परत ऐसी है जो प्लेन को उड़ाने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सुविधाजनक है? समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या बहिरी मंडल? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी परत प्लेन उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समताप मंडल प्लेन उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक मानी जाती है। वायुमंडल की समताप मंडल पर परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभिशिष्ट है, क्योंकि यह परत बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जानी जाती है। अब समताप मंडल की कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और यह क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप मंडल है। यहीं पे सबसे ज्यादा आरामदायक तरीके से हवाई जहाज उड़ते हैं। ओजोन परत, समताप मंडल ओजोन परत का घर है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। तापमान की अगर हम बात करें तो अन्य वायुमंडलीय परतों के विपरीत समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओजोन परत पर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। यहाँ मौसम संबंधी गतिविधियां बहुत कम होती हैं, जिससे यह परत क्षोभ मंडल की तुलना में अधिक स्थिर रहती है। अधिकांश यात्री विमान इसी परत में उड़ान भरते हैं ताकि वो अशांत मौसम से बच सकें। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप कौन सा है? अब आपने समुद्री द्वीपों के बारे में बहुत सुना होगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडोनेशिया के द्वीप समूह के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। और वो किस नदी के ऊपर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के, सिंधु नदी के, गंगा नदी के या गोदावरी नदी के? आपको बताना है। जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह 880 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और देवरी और माजिंग जैसी जनजातियों का घर है। इस पे जो जनजातियां रहती हैं वो देवरी और मिजिंग जनजातियां रहती हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। तस्वीरों में आप इस द्वीप को देख सकते हैं। इस द्वीप पे देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियां रहती हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी स्विट्जरलैंड को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी जर्मनी को या उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इटली को? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को। अब देखिए ये इंग्लिश चैनल है क्या? यह एक समुद्री गलियारा है। यह एक समुद्री गलियारा है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। यह उत्तरी फ्रांस से यहाँ पे इंग्लैंड को अलग करता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है और मिहिर सेन वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार किया था। इन्हें पद्म भूषण या पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।
मिहिर सेन एक पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने का कार्य किया था। यह उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है, विभाजित करता है, एक समुद्री गलियारा बनाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशिया क्षेत्र में फैली हुई है। भारत के दक्षिण क्षेत्र और बांग्लादेश के क्षेत्र में फैली हुई वो कौन सी डेल्टा है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? गोदावरी का डेल्टा, प्लाई का डेल्टा, गंगा डेल्टा या सिंधु नदी का डेल्टा? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेल्टा क्या होता है? जब नदी बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है और अपने साथ साथ मिट्टी और बाकी तलहट के क्षेत्रों को और बाकी चीजों को लेकर जाती है और वो एक जमा होकर जो आकृति पैदा करते हैं, एक तरीके से घिरते हैं, उसी को डेल्टा कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। सुंदरवन इस डेल्टा का एक बहुत विश्व धरोहर स्थल है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र शामिल है। जब कोई बड़ी नदी समुद्र या किसी बड़े जल निकाय में गिरने से पहले बहुत सारी मिट्टी, रेत और गाद अपने साथ ले जाती है तो वह इन पदार्थों को मुहाने पर जमा कर देती है। नदी लेकर जाएगी, बहेगी, समुद्र में मिलेगी तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी भी ले जाएगी, रेत भी ले जाएगी, गाद भी ले जाएगी और समुद्र के मुहाने पर जब वो जमा हो जाएगा और जमा हुई मिट्टी से जो त्रिकोण जैसा भूभाग बनता है उसको ही डेल्टा कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और मैंग्रोव क्षेत्र भी जो डेल्टा में आते हैं, सुंदरवन के क्षेत्र में मैंग्रोव का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस तरीके के आपको मैंग्रोव क्या होता है? यह खारे पानी के जंगल होते हैं जिनके जो जड़ें होती हैं, जिनकी पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, जल से बाहर निकली होती हैं, इस तरीके से दिखती हैं। और जो डेल्टा है वो इस प्रकार से कुछ दिखता है। नदियां आती हैं, समुद्र में मिलती हैं और अपने साथ जो तलछड़ लेके आती हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और जिस तरीके की आकृति पैदा करते हैं उनको डेल्टा कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में एकमात्र कौन सा ऐसा द्वीप है जिसपे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? लक्षद्वीप, अम्मेडीवी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या बैरन द्वीप? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में वो कौन सा द्वीप है जिसपे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो बैरन द्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 150 वर्षों तक यह निष्क्रिय था, इसमें कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली, लेकिन 2005 में बैरन द्वीप का ज्वालामुखी फट गया था और तब से यह अनियमित गतिविधि दिखा रहा है या कभी कभी यहाँ से धुएं वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ आम नागरिकों का जाना पूरी तरीके से मना है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। परमिशन लेकर, वन विभाग की परमिशन लेकर वहाँ आसपास में जाकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं लोग और टूरिस्ट पैलेस के रूप में विख्यात है, लेकिन इस द्वीप पे जाना मना है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है न्यू कैलेडोनिया रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ या रेड सी कोरल रीफ? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है। देखिए कोरल रीफ क्या होता है? एक पानी के नीचे की संरचना है जो कोरल नामक छोटे समुद्री जीवों द्वारा बनाई जाती है। ये जीव कैल्शियम का कार्बोनेट का स्राव करके अपना बाहरी कंकाल बनाते हैं और इनकी कॉलोनी एक विशाल कठोर संरचना बनाती है जो समुद्र के विभिन्न जीवों के लिए घर प्रदान करती है। कोरल रीफ अपने समृद्ध समुद्री जीवन के कारण समुद्र के वर्षावन के रूप में जाने जाते हैं। कोरल रीफ क्या है? कोरल नामक छोटे जीवों द्वारा बनाए जाने वाली एक संरचना है जो बहुत सारे जीवों को घर प्रदान करती है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से निकलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड के उत्तर पूर्वी तट से 1400 मील तक फैला हुआ है। जो न्यू कैलेडोनिया रीफ है ये फ्रांस में स्थित है। फ्लोरिडा रीफ जो है ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और रेड सी कोरल रीफ ये हिंद महासागर में स्थित है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? हिंदुकुश पर्वतमाला, कारकोरम पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला? ये सारा
माती पर्वतमाला जो है वो नागालैंड में स्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वांचल पर्वतमाला सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यह नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत की म्यांमार सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। यहीं पर थाना मीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। जो हिंदू कुश पर्वतमाला है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। कारकोरम वाली जो पर्वतमाला है भारत, चीन और पाकिस्तान में स्थित है। और जो हिमालय की अपनी पर्वतमाला है यह भारत, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान में स्थित है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं जो शीत जल धाराएं होती हैं, क्या यह सही है? या फिर जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हैं, यह भी सही है। और गर्म एवं शीत जलधाराएं जब मिलती हैं तो कुहरे वाला मौसम मिलता है, यह भी सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपने भी देखा होगा, पहले तो ये समझिए कि लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, तो पहला सही हो गया। और ये बोफेन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और जहां गर्म या शीत जलधाराएं मिलती हैं वहां कुहरे वाला मौसम है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब आपने भी देखा होगा, अगर आप एक चाय का ग्लास लिए हैं और वो चाय अगर आप गर्मी में पी रहे हैं तो आपको जो भाप निकलता हुआ दिखेगा वो उतना ज्यादा निकलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन वही चाय अगर आप ठंडी के मौसम में पी रहे हैं तो चाय के कप से आपको भाप ज्यादा निकलती हुई दिखेगी, क्योंकि ठंड मतलब गर्म और ठंडी चीजें जब मिलती हैं तो वहां से भाप का निर्माण जो है जाता होता है, कुहरे वाला मौसम बनता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? कौन सा ऐसा पठार है जो हिंद महासागर के अंदर है, जलमग्न है? अजोरिस का पठार, केगुरुएलन का पठार, यरमक का पठार या रौकॉल का पठार? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा पठार है जो हिंद महासागर के जलमग्न है? तो केगुरुएलन पठार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। यह केगुरुएलन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2200 किमी से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अटाकांटिक प्लेट पर स्थित है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 2 बार दिन में नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाती हैं या सुनामी कहलाती है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिन में 2 बार नियम से जो सागर का जल है उठता है, गिरता है, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भैया इसको ज्वार भाटा कहा जाता है। महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। 2 बार ज्वार आने के मध्य में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्य से नीचा होता है। पूर्णिमा और अमावस के दिनों में महासागर में दीर्घ ज्वार यानी कि बड़ा ज्वार आता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा ज्वार आता है। ये ज्वार आता क्यों है? तो चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण के कारण यह ज्वार आता है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्या यह सही है? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमालय कहा जाता है, ये तो भैया देखिए गलत है, क्योंकि हिमालय के जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है और सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने दी थी। हिमालय का जो नदी घाटियां की सीमाएं हैं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुराड ने दी थी। इस प्रकार उन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया था। पंजाब हिमालय कहा जाता है सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य के क्षेत्र को।
कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलुज नदी से काली नदी के मध्य के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को और असम हिमालय कहा जाता है तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र को। अतः यह कथन सही है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिमालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक श्रृंखला का विकास हुआ है। अंततः जो दो है वो असत्य है, सही नहीं है। निम्न हिमालय नहीं कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर या फिर 8000 मीटर? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आंतरिक हिमालय है उसकी एवरेज लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जबकि इसकी चौड़ाई 120 से 192 किलोमीटर तक है। विश्व के प्राय जितने भी महत्वपूर्ण पीक पॉइंट हैं वो इसी आंतरिक हिमालय में स्थित हैं, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत हो, नंदा देवी हो, कामेट हो या नामचा बरवा हो। ये सभी शिखर जो है आंतरिक हिमालय श्रेणी में ही मौजूद हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो जमीन वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? जीवमंडल, परिमंडल, क्षोभ मंडल या स्थल मंडल? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यह चट्टानों, मिट्टी, खनिजों से बना है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल है। पृथ्वी के 71% भाग पे जल मंडल है और 29% भाग पे स्थल मंडल है जिस पे हम रहते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पानी 71% भाग पे है, समुद्र 71% भाग पे है और 29% भाग पे स्थल मंडल है जहां पर लोग रहते हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हाल ही में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से दिन मनाया जाता है? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा आप समय ले लीजिए, सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रतिवर्ष किस तारीख को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 15 नवंबर को मनाया गया है। जो झारखंड है 15 नवंबर 2025 को इसका मनाया गया है। यह भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है यह बना था और बिहार को काट के सन 2000 में 28 नवंबर सन 2000 को यह भारत का 28वां राज्य बना था और बिहार से अलग होकर झारखंड के गठन के बाद बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई। यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची है। इसकी न्यायिक राजधानी और इसका जो हाई कोर्ट है वो भी रांची में है। सबसे बड़ा जो इसका शहर है वो जमशेदपुर है। यहाँ पर हिंदी आधिकारिक भाषा है, लेकिन इसके अलावा संथाली, उड़िया, नागपुरी, मुंडारी, कुरुख और हो जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। मुख्य जो जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, संथाल जनजाति, मुंडा, उरांव, हो और खड़िया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें आती हैं झारखंड राज्य में और राज्यसभा की 6 सीटें आती हैं। साथ ही साथ जो विधानसभा है उसकी 81 सीटें आती हैं। इसको खनिजों का भंडार, मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजकीय पशु की बात करें तो हाथी इस राज्य का राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी कोयल है। यहाँ पर राजकीय वृक्ष की बात करें तो साकुआ यहाँ का राजकीय वृक्ष है और राजकीय फूल सीरीज को यहाँ पर सीरीज यहाँ का राजकीय जो है फूल है। मुख्य पर्वत की बात करें तो पारसनाथ पर्वत, शिखरजी पर्वत जो है यह मुख्य पर्वत है, जो कि जैन धर्म का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। मुख्य नदियों की अगर हम बात करें तो दामोदर, श्रवणरेखा, कोयल, बरकार, सोन और सुवर्णरेखा जैसी नदियां यहाँ से बहती हैं। मुख्य अगर हम बांध की बात करें तो मैक्लूसीगंज, तिलैया, कुनार, पंचेत और मैथन यहाँ के प्रमुख डैम हैं। बेटला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो पलामू अभ्यारण्य और हजारीबाग अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। औद्योगिक शहरों की बात करें तो जमशेदपुर जिसमें टाटा स्टील की फैक्ट्री है, बोकारो जो भी
स्टील का प्लांट है, और धनबाद जहां से कोयले के खदान भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यह यहाँ के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का और दाल यहाँ की मुख्य फसल है। और अगर प्रमुख यहाँ पे खनिज की बात करें तो कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और तांबा यहाँ से प्रमुख खनिज है जो प्राप्त होता है। वर्तमान में हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिनको अक्टूबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? स्मृति मंधाना इंडिया, तंजिमन बीट्स साउथ अफ्रीका, लॉरा वोलवाइट साउथ अफ्रीका या सोफी डेविन न्यूजीलैंड? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिनको 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला है? तो लॉरा बोलाडाइट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह महिला वर्ग में इनको यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 8 मैचों में 470 रन बनाए थे, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंचने में सफल हुई थी, लेकिन फाइनल में वो इंडिया से हार गई थी। तो 2025 महिला विश्व कप की विजेता कौन है? तो इंडिया 2025 महिला विश्व कप की विजेता है। प्रतिवर्ष 12 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है? हेपेटाइटिस, निमोनिया, थैलेसीमिया या मलेरिया? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 12 नवंबर माफ कीजिएगा अगर मैंने कहीं 12 अक्टूबर बोल दिया हो, तो 12 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निमोनिया के लिए एक जागरूकता अभियान जो है वो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में लोगों को निमोनिया के बारे में जागरूक करने के लिए 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी उस थीम को चाइल्ड सर्वाइवल यानी कि बच्चों का जीवन रक्षा जो है इसकी थीम रखी गई थी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 11 नवंबर को या 13 नवंबर को? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और एक महान विद्वान डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, जिन्हें मौलाना आजाद के नाम से जाना जाता था, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है? भारत की वो कौन सी एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर दिया गया है? हेल्प एज इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, एजुकेटेड गर्ल्स या गूंज एनजीओ? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एजुकेटेड गर्ल्स करके एक संस्था है भारत में जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एजुकेटेड गर्ल्स जो संस्था है इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी और ये लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करती है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में 1957 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 13 नवंबर को या 8 नवंबर को? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में मनाया गया है वर्ल्ड साइंस डे। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस चीज का आपको सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है और 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी,
तब से लेकर आज तक इसको इसी दिन हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि भारत में जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी की याद में जो नेशनल साइंस डे है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या सूरीनाम। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बोलीविया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 58 वर्षीय रोड्रिगो पाज परेरा को दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें उनको 54.6% वोट प्राप्त हुए हैं और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज टूटो किवीरोगा को इस चुनाव में हराया और इनकी जीत से बोलीविया में 2 दशक तक चली लेफ्ट समर्थक सरकारों का अंत हुआ और यह देश की राजनीतिक विचारधारा में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वे आर्थिक उदारीकरण के समर्थक हैं और उनका चुनाव सभी के लिए पूंजीवाद के नारे पर आधारित था, जो आर्थिक स्थिरता, निवेश, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के संतुलित मॉडल को बढ़ावा देता है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। डेविड बाथम, एंडी जोन्स, डैन कैटेज या टॉम लुपीक। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैन कैटेज जो है प्रथम उप निदेशक हाल ही में बने हैं आईएमएफ के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इस नियुक्ति से पहले इन्होंने अमेरिका में वित्त विभाग में कई वर्षों तक नीति सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में नए बीसीसीआई यानी कि जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? मिथुन मनहास हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, अनिल कुंबले हैं या प्रज्ञान ओझा हैं। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिथुन मनहास हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भारतीय प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये भारत बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं और यहाँ उन्होंने रोजर बिन्नी को रिप्लेस किया है। रोजर बिन्नी की जगह वो यहाँ पर ले रहे हैं और वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक रोजर बिन्नी इस पद पर थे, लेकिन अब मिथुन मनहास इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। मिथुन ने 1997-98 में दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया और अपने 19 साल के घरेलू कैरियर में 157 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने कुल 9,714 रन बनाए, जिनमें 27 शतक शामिल हैं और उनको हाल ही में बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एम राजेश्वर राय के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है अमित सिंह वर्मा, अनिल कुमार देसाई, शिरीष चंद्र मुर्मू या श्रवण कुमार सिन्हा। सही उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। कौन व्यक्ति हैं जो हाल ही में एम राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, शिरीष चंद्र मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। इस नियुक्ति से पहले मुर्मू आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे और सुपरविजन विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जो बैंकिंग, निगरानी और विनियम से जुड़ा हुआ है। और बता दें आपको कि मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एम राजेश्वर राव को रिप्लेस किया है और हाल ही में यहाँ पर उनकी जगह पे डिप्टी गवर्नर बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? सेंट्रल जोन ने, साउथ जोन ने, ईस्ट जोन ने या वेस्ट जोन ने? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिलीप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट की एक प्रमुख ट्रॉफी है जो 4 जोनों के बीच में खेली जाती है, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन। हाल ही में यह आयोजित हुई है और इसका खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल जोन ने इस खिताब को जीतने का कार्य किया है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पे फाइनल खेला गया था? तो बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर यह
जो है फाइनल खेला गया था। हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? चौथा पूर्ण साक्षर राज्य भारत का कौन बना है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना है, चौथा पूर्ण साक्षर राज्य है। जो मानक रखा गया है, माना जाता है कि अगर 95% आबादी साक्षर है तो पूर्ण साक्षर राज्य का यहाँ पे दर्जा दिया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 99.3% तक पहुंच गई है, जो इस मानक से बहुत आगे है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलावा त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा भारत के पूर्ण साक्षर राज्य हैं, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौनसवें उपराष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर आपको यहाँ पे चयन करना है। भारत में अभी एक नए उपराष्ट्रपति बने हैं, जब जगदीप धनखड़ जी अस्वस्थ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अभी तक के? 15वें, 16वें, 19वें या फिर 21वें? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते श्री जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया था। इसमें बाद दोबारा हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रपूरम पोनुसामी राधाकृष्णन जो हैं, ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार केबी सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह चुनाव जीता और भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। इनको 452 वोट मिले और रेड्डी साहब को 300 वोट ही मिल पाए। 67 वर्ष के हैं सीवी राधाकृष्णन जी और यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने खेल से संन्यास ले लिया है? चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में अपने खेल से संन्यास ले लिया है। वो किस खेल से संबंधित थे? टेनिस से, कबड्डी से, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था और हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया है। पुजारा ने अक्टूबर 2010 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अपने 15 साल के टेस्ट कैरियर के 103 मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से उन्होंने 7,195 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनीष थापा, जितेंद्र शर्मा, सतीश गोलचा या रमेश चौधरी? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश गोलचा हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। यह 1992 बैच के अधिकारी हैं और ये दिल्ली के अब तक के 26वें पुलिस आयुक्त बने हैं। इन्होंने यहाँ पर SBK सिंह का स्थान लिया है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। इस नियुक्ति से पहले गोलचा जी जो थे, ये तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहां इन्होंने 2024 में पद संभाला था। तो ये 50 प्रश्न थे। एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूं। हाल ही में दुबई के अंदर एक एयर शो का आयोजन किया गया था और उसमें भारत के जो है फाइटर जेट्स हैं वो प्रदर्शन के लिए गए थे और एक फाइटर जेट वहां पे क्रैश हो गया। तो वो कौन सा फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है, उसका नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्लास कैसी लगी है आप लोग हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पुरानी क्लासेस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आकर प्लेलिस्ट ओपन करके पुरानी क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। EMRS के नाम से प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। निश्चिंत रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।